मेरा नाम है उषा तिवारी और ये है हम लोगों का चैनल आस्क यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड फिजिक्स का ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट भी है। तो इंटरेस्टिंग क्यों है? हम लोग बचपन से जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछते थे ना स्टूडेंट्स, कि ऊपर स्काई दिख रहा है, स्काई ब्लू ही क्यों है, पिंक ग्रीन ऐसा कुछ क्यों नहीं है, या फिर सनसेट और सनराइज के वक्त जो सन होता है वो हल्का सा रेडिश कलर का दिखता है, तो ऐसा क्यों होता है, या फिर जो ऊपर तारे होते हैं वो ट्विंकल क्यों करते रहते हैं, यानी कभी ग्लो करेगा कभी बुझ जाएगा, कभी ग्लो करेगा कभी बुझ जाएगा, ऐसा क्यों देखने को मिलता है। और क्या हम लोग जो बहुत ज़्यादा सुंदर सा फेनोमेनॉन देखते हैं, कौन सा, रेनबो का, वो कैसे होता है, उसके पीछे क्या फिजिक्स होता है, हमारी जो ह्यूमन आई है उसके पीछे क्या क्या फिजिक्स है। काफ़ी सारे लोगों की आईसाइट कमज़ोर हो जाती है, वो लोग चश्मे लगाते हैं, तो उसके पीछे क्या फिजिक्स वर्क करता है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं, स्टूडेंट्स सीखने वाले हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को बात करनी है स्टूडेंट्स ह्यूमन आई के बारे में। क्या होती है ह्यूमन आई? ह्यूमन आई स्टूडेंट्स हम लोगों के 5 सेंस ऑर्गन्स में से एक सेंस ऑर्गन है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। क्या डिटेक्ट करती है हमारी ह्यूमन आई? जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में विजिबल लाइट होती है ना स्टूडेंट्स, कौन सी लाइट? विजिबल लाइट, उसको डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? हमारी ह्यूमन आई करती है। अच्छा, विजिबल लाइट यानी कौन सी लाइट? हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ रखा है, विबज्योर वाली, ठीक है। तो इसको कौन डिटेक्ट करेगा? हमारी ह्यूमन आई डिटेक्ट करेगी। ओके, तो हमारी ह्यूमन आई जितनी छोटी दिखती है उतने छोटे उसके फंक्शंस नहीं है। मैं क्या करती हूँ कि हमारी ह्यूमन आई का जो भी एक स्ट्रक्चर है या जो डायग्राम है वो मैं यहाँ पर उसकी इमेज यहाँ पर साइड में आप लोगों को लगा कर दिखाती हूँ, ताकि आप लोग उससे आइडिया ले सको, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया क्या है? हमारी जो आई बॉल होती है उसको कवर करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट सा बल्ज होता है। कौन? कॉर्निया। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट सा बल्ज होता है जो कि हमारे आई बॉल को एक्सटर्नली कवर करता है। और इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है? प्यूपिल और आइरिस क्या है। तो क्या है प्यूपिल और क्या है आइरिस, बात करते हैं। हम लोग स्टूडेंट्स घर में अक्सर क्या लगाते हैं? कर्टन्स लगाते हैं अपने विंडोज पे, डोर्स पे। क्यों लगाते हैं? डेकोरेशन अच्छा दिखना बोल के लगाते क्या? नहीं। काफ़ी बार डे टाइम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लाइट अंदर आती है हमारे रूम्स के, जो कि काफ़ी बार हम लोगों को इरिटेट करती है। तो लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कर्टन्स लगाते हैं, कि जब भाई हम लोगों को डे टाइम में पढ़ना है तो हम लोग कर्टन साइड कर देंगे, पूरी फुल लाइट आने देंगे। या फिर जब हम लोगों को डे टाइम में कुछ दूसरा काम करना है, जब हम लोगों को लाइट की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कर्टन्स लगा देते हैं, ताकि जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी मैनेज हो सके। तो उसी ढंग से स्टूडेंट्स हमारी जो आइज़ होती हैं, काफ़ी बार ये बहुत ज़्यादा लाइट के एक्सपोजर में आ जाती हैं, जिसके कारण क्या होगा कि इनकी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसका ख्याल कौन रखता है? इसका ख्याल रखता है आइरिस। आइरिस और प्यूपिल मिलके क्या करते हैं कि लाइट हमारी आंखों के अंदर कितनी लाइट जानी चाहिए ये मैनेज करते हैं, ठीक है। मैं वैसे तो यहाँ पर इमेज लगाऊंगी, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे आइडिया के लिए बता देती हूँ। सपोज ये हमारी ह्यूमन आई है, मेरी ड्राइंग खराब है, प्लीज़ इसके साथ एडजस्ट कीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को वैसे फोटो लगाने वाली हूँ। ये क्या होता है? ये आइरिस होता है और ये प्यूपिल होता है, ठीक है। ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये प्यूपिल है और ये बाहर वाला हिस्सा आइरिस है। ये प्यूपिल जो होता है ये यहाँ से एक्चुअली लाइट क्या करती है? एंटर करती है,
ओके। और आइरिस क्या होता है, दिस इज ऑब्स्टेकल फॉर लाइट। यहाँ से जितनी भी लाइट एंटर करने की कोशिश करेगी नहीं कर पाएगी, लेकिन लाइट कहाँ से एंटर करेगी, इस वाले हिस्से से लाइट एंटर कर सकती है। तो जब आप धूप में खेलते हो या काफ़ी ज़्यादा जहाँ पर ऐसी लाइट का बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है, तो क्या होता है कि ये जो आइरिस है ना, ये क्या करता है, बड़ा हो जाता है और प्यूपिल को छोटा कर देता है। लेकिन जहाँ पर डार्क है, हम लोग काफ़ी बार अंधेरे में मोबाइल चलाने की कोशिश करते हैं, अंधेरे में कम लाइट में पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है कि ये जो हमारा प्यूपिल है इसका जो साइज है बड़ा हो जाएगा और आइरिस क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं मिलके, लाइट कितनी अंदर जानी चाहिए, कैसे जानी चाहिए, उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है क्या इस चीज़ के बारे में सोचना, जब हम लोग काफ़ी बार धूप में से आते हैं रूम में, किसी एंटर करते हैं किसी रूम में जहाँ पर लाइट जली हुई होती है, रूम में भी प्रॉपर लाइट है, बल्ब है या फिर ट्यूब जला हुआ है, लेकिन जब भी हम लोग को धूप में से आते हैं, रूम में एंटर करते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए हम लोगों को कुछ भी विजिबिलिटी नहीं होती, हम लोग कुछ भी नहीं देख पाते, एकदम अंधेरा दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये वाला जो सिस्टम है ना प्यूपिल और आइरिस का, इन लोग को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप रूम में आने के बाद थोड़ी देर के बाद देखना, आप उसी लाइट में बढ़िया से देख सकते हो। क्यों, क्योंकि तब तक ये चीज़ एडजस्ट कर जाती है। ओके, तो ये होता है काम हमारे प्यूपिल और आइरिस का। क्या क्या है हमारी ह्यूमन आई में, हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहले तो हमारी ह्यूमन आई कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। उसका जो डायमीटर होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर्स के अराउंड होता है। हम लोगों ने कॉर्निया, प्यूपिल और आइरिस के बारे में स्टडी किया, ये क्या है। उसके बाद हमारा जो ह्यूमन आई है, अगर आपको ह्यूमन आई को समझना है ना स्टूडेंट्स, आप इसको समझ सकते हो कि जैसे हम लोग आजकल फोटो खींचते हैं ना कैमरा से खिंच, तो बिल्कुल उसी ढंग से हमारा जो ह्यूमन आई है वो भी वर्क करता है। ह्यूमन आई में हमारे जो इमेज फॉर्म होता है वो कहाँ फॉर्म होगी, रेटिना पे फॉर्म होगी, एकदम पीछे के साइड। तो रेटिना पे जो, रेटिना क्या है बेसिकली, रेटिना एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन की तरह काम करता है, वहाँ पे हम लोगों को इमेज बनती हुई दिखती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ है स्टूडेंट्स हमारे ह्यूमन आई के बारे में। तो अब स्टूडेंट्स हम लोगों को बात करनी है पावर ऑफ एकोमोडेशन के ऊपर। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में स्टडी किया था कि जो लेंस के रे डायग्राम थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग इमेज ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे प्लेस करते हैं तो हम लोगों को अलग अलग जगह पर इमेज मिलता है। हम लोगों ने अलग अलग इन्फिनिटी पे रख के देखा, सी पे रख के देखा, अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग पोजीशन पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया और हम लोगों को इमेज पे कहाँ मिली, अलग अलग पोजीशंस पे मिली। लेकिन जब हम लोग ह्यूमन आई की बात करते हैं, यहाँ है लेंस और यहाँ है रेटिना। हम लोगों को पता है कि दूर का ऑब्जेक्ट हो चाहे नज़दीक का ऑब्जेक्ट हो, चाहे मुझे अपने बुक में से रीडिंग करनी है, चाहे जो टीचर ब्लैक बोर्ड पे सिखा रहे हैं उनका मुझे देख करके कॉपी करना है या उनका मुझे देखना है, तो मुझे जो इमेज बनेगा वो यहीं पर बनेगा, वो रेटिना पे ही बनेगा। तो यहाँ पर जो लेंस और रेटिना है इसका डिस्टेंस हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी आंखें क्या करती हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन का इस्तेमाल करती हैं। यानी कि क्या, हमारी जो आंखों का लेंस है उसका फोकल लेंथ अपने आप को एडजस्ट करता है। कितनी अमेजिंग चीज़ है। हम लोग देखते हैं कि जो लेंस होता है उसमें अलग अलग पोजीशन पर रखने के बाद इमेज अलग अलग पोजीशन पे बनते हैं, लेकिन आँखों का जो लेंस होता है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है अपने आप से कि हम लोग अगर नज़दीक का देख रहे हैं, हम लोग मोबाइल लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं इस वक्त, अगर आप लोग मेरा लेक्चर देख रहे हो तो मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन के सामने, तो आप लोगों की आंखें अलग ढंग से उनका फोकल लेंथ होगा। लेकिन अगर आप लोग किसी दूर की चीज़ को देख रहे हो तो आप लोगों का फोकल लेंथ अलग हो जाएगा आंखों का। यहाँ पर क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब जैसा मैंने कहा, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लेंस ऑफ ह्यूमन आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। यहाँ पे कुछ सिलेरी मसल्स होती हैं स्टूडेंट्स,
यहाँ पे इस ढंग से, मेरे पेन में इंक खत्म है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, यहाँ पे सिलरी मसल्स होंगी, वो क्या करेंगी कि जब आप नज़दीक की चीज़ देख रहे हो, कोई नियर ऑब्जेक्ट देख रहे हो, जैसे अभी आप लोग मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन के सामने हो, या फिर आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में से रीड कर रहे हो, आप लोग अपनी नोटबुक पे कुछ लिख रहे हो, तो हम लोग नज़दीक के विजन का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि ये सिलरी मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और इसकी मदद से क्या होगा कि हमारा जो लेंस है वो थिक हो जाएगा। थिक होने के कारण उसका जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगा, और हम लोग बढ़िया तरीके से जो हमारे सामने की जो हमारे नियर विजन है वो ढंग से काम करेगी। लेकिन अगर आपको कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, आप लोग किसी व्यू पॉइंट पे खड़े हो, आप लोगों को सनसेट देखना है, या आप लोग किसी पहाड़ों को देख रहे हो या कुछ देख रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो सिलरी मसल्स है वो रिलैक्स करेंगी, आपका जो लेंस है वो वापस से थिन हो जाएगा, और उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, ताकि आप लोग जो दूर का सामान देख रहे हो, दूर के जो ऑब्जेक्ट्स को आप लोग देखने की कोशिश कर रहे हो, वो ढंग से देख सको। एक बार फिर से सुनो, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नियर विजन में क्या होता है, और जब आप लोग दूर की चीज़ें देखते हो तब क्या होता है। जब आप लोग नज़दीक की चीज़ें देख रहे हो तब आप लोगों का ये जो सिलरी मसल्स लगी हुई हैं ऊपर और नीचे आई लेंस के, वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी मदद से यहाँ पर समझ लो एक स्पंज का बॉल है, सिंपल। अगर आप उसको ऊपर और नीचे से कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो कैसा हो जाएगा, साइड से बल्की हो जाएगा, थिक हो जाएगा, बराबर। और उसकी क्या हो जाएगी, फिर फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। बॉल की तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन इस लेंस की ज़रूर बढ़ेगी फोकल लेंथ, तो हम लोग नज़दीक का जो सामान है वो ढंग से देख सकेंगे। लेकिन जब आप लोग दूर का ऑब्जेक्ट देखना चाहोगे तो ये सिलरी मसल्स रिलैक्स कर जाएंगी, जो आपकी लेंस है वो वापस से थिन हो जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। अच्छा, अब ये तो चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, समझ में आ गई कि हमारी आंखों में खुद के अंदर ही वो पावर होती है कि हम लोग दूर का देखें तो भी दिख जाता है, नज़दीक का देखें तो भी दिख जाता है। लेकिन हमारी आंखें कितना नज़दीक और कितना दूर का देख सकती हैं, इसका भी तो कुछ लिमिट होगा ना, कि ये कितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी सिलरी मसल और कितना ज़्यादा रिलैक्स कर सकती है, इसका भी तो कुछ ना कुछ एक लिमिट होगा। तो हमारी आंखें स्टूडेंट्स 25 सेंटीमीटर तक का क्लियरली देख सकती हैं नज़दीक में, और दूर की अगर बात करें तो हम लोग दूर में कितने भी दूरी तक देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बालकनी में से खड़े रह के सूरज को देखना चाहूँ मैं देख सकती हूँ, मून को देखना चाहूँ मैं देख सकती हूँ, बराबर। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, दूर के लिए कोई लिमिट नहीं है। हम लोगों का दूर का जो लिमिट है दैट इज इन्फिनिटी, लेकिन जो नज़दीक का लिमिट है दैट इज 25 सेंटीमीटर्स। इसलिए जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को बोला जाता है कि बुक को थोड़ा सा डिस्टेंस देके तब पढ़ना चाहिए, एकदम नज़दीक से नहीं पढ़ना चाहिए। आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देखो खुद से कि आप लोग जो बुक को पढ़ते हो 25 सेंटीमीटर्स पे रखो अप्रॉक्सीमेटली लगभग, फिर आप लोग बुक पे जो लिखा हुआ है वो पढ़ने की कोशिश करो, आप लोग क्लियरली पढ़ सकोगे अगर आपकी आईसाइट ठीक है तो, ठीक है। फिर उसको नज़दीक 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 लेके आते जाओ, एक पॉइंट पे आने के बाद आप लोगों को धुंधला दिखेगा, एकदम ब्लर दिखेगा, क्या लिखा हुआ आप लोग पढ़ नहीं सकोगे। या फिर अगर आपको ब्लर नहीं दिख रहा है तो आपकी आई पे थोड़ी देर के बाद स्ट्रेस पड़ने लगेगा, आपकी आंखें दुखने लगेंगी, ओके। इसलिए हम लोगों को बोला जाता है कि थोड़े डिस्टेंस से पढ़ना चाहिए, या फिर जो मोबाइल पे देखना है वो थोड़े से डिस्टेंस से देखना चाहिए, क्योंकि हमारी आई पे उसका एक बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा पावर ऑफ एकोमोडेशन में, कि हमारी जो आई का लेंस है वो अपना फोकल लेंथ एडजस्ट कर सकता है, किसकी मदद से, सिलरी मसल्स की मदद से। आई लेंस के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे सिलरी मसल्स लगी होती हैं। अगर हम लोगों को नियर ऑब्जेक्ट देखना है तो दे कॉन्ट्रैक्ट, और लेंस क्या हो जाता है, लेंस थिक हो जाता है, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है। अगर हमको दूर का देखना है सिलरी मसल्स रिलैक्स करेंगी, लेंस थिन हो जाएगा और हम लोगों को जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाएगा, तो हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकेंगे। अब काफ़ी सारे लोगों को चश्मे लगे होते हैं, उनके आईसाइट में प्रॉब्लम होती है, वो लोग एकदम से नहीं देख सकते, ऐसा है क्या?
बिल्कुल नहीं, वो लोग देख सकते हैं लेकिन धुंधला देखते हैं, मतलब उनको काफ़ी सारे लोगों को दूर का नहीं दिखता, काफ़ी सारे लोगों को नज़दीक का नहीं दिखता। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे डिफेक्ट्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो लेंस होता है ना, इसके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के इसमें ही कहीं ना कहीं डिफेक्ट आया होता है। इसी वजह से हम लोग जो नज़दीक और दूर का काफ़ी बार हम लोगों को देखने में दिक्कत होती है, तो वो इसी वजह से होता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि हम लोगों की आंखों में कितने प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं। किसी को नज़दीक का नहीं दिखता, उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए कौन सा लेंस हम लोगों को यूज़ करना चाहिए, दूर का नहीं दिखता उसके लिए क्या है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब स्टूडेंट्स हम लोगों को स्टडी करने हैं आई डिफेक्ट्स, जो कि हम लोगों को मेन दो टाइप्स के देखने हैं, मायोपिया और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को आप कह सकते हो शॉर्ट साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया यानी लॉन्ग साइटेडनेस। काफ़ी सारे लोगों को आप देखते होंगे कि चश्मे लगाते हैं, तो किसी किसी को लोग कहते हैं कि मेरा नंबर माइनस में है, मेरा नंबर प्लस में है। तो वो क्या होता है, किसी किसी को नज़दीक का चश्मा होता है, किसी किसी को दूर का चश्मा होता है, यानी कोई कोई लोग नज़दीक का नहीं देख पाते, कोई कोई लोग दूर का नहीं देख पाते। तो वो क्यों होता है? जो हम लोगों ने पावर ऑफ अकोमोडेशन स्टडी किया उसी में कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्ट आया होगा। तो देखते हैं कि जो मायोपिया वाला केस होता है उसमें क्या होता है। मायोपिया यानी सबसे पहले तो क्या, शॉर्ट साइटेडनेस, यानी जो नियर विजन है हमारा वो एकदम बढ़िया से चलेगा। मतलब अगर मैं किसी बुक का पढ़ना चाहती हूँ तो मुझे ढंग से दिखाई देगा, लेकिन अगर मैं दूर की चीज़ देखना चाहती हूँ तो वो मुझे ढंग से नहीं दिखेगी। तो उस केस में क्या होता है, इमेज ऑफ फार ऑब्जेक्ट फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इमेज कहाँ फॉर्म होनी चाहिए हमारी, कोई भी ऑब्जेक्ट की, चाहे वो दूर का हो चाहे वो नज़दीक का हो, उसका इमेज यहाँ पे रेटिना पे फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इमेज ऑफ फार ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना पे फॉर्म न होके यहाँ पे कहीं उसके सामने फॉर्म हो रहा है। तो अब हम लोगों को ये जो इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है इसको ढकेल के यहाँ तक लेके जाना है। तो अगर जाहिर सी बात है हम लोगों को उसको दूर लेके जाना है तो हम लोगों को लगेगा कॉन्केव लेंस। क्यों? वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है, दूर तक लेके जाएगा ना। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है हमारा, कॉन्केव लेंस। तो अगर हम लोग सूटेबल फोकल लेंथ का कॉन्केव लेंस इस्तेमाल करते हैं मायोपिया वाली आंख के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऑब्जेक्ट फिर से रेटिना पे बनेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, देख लो हाइपरमेट्रोपिया पे। हाइपरमेट्रोपिया यानी क्या, लॉन्ग साइटेडनेस, यानी हम लोगों को दूर का तो ढंग से दिख रहा है लेकिन नज़दीक का देखने में दिक्कत आ रही है। तो इस केस में क्या होता है, इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड रेटिना। इमेज को यहाँ पे बनना चाहिए था रेटिना पे, लेकिन आप देख सकते हो कि इमेज यहाँ कहीं पे बन रहा है रेटिना से आगे जा करके। तो अगर इसको यहाँ नज़दीक लाना है तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों को कॉन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कॉन्वर्ज करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ रखा था कॉन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। तो सूटेबल फोकल लेंथ का अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इमेज विल बी फाउंड एट रेटिना। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक चीज और ऐड कर सकते हो, पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। ठीक है, कैसी होती है, नेगेटिव होती है। कौन कौन, पावर एंड फोकल लेंथ, एंड पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। क्या क्या देखा हम लोगों ने, एक बार शॉर्ट में देख लो, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया यानी लॉन्ग साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस यानी सामने का यानी नज़दीक का हम लोगों को बढ़िया से दिखेगा लेकिन दूर का देखने को परेशानी आएगी। इसमें क्या होगा, लॉन्ग साइटेडनेस, दूर का देखने को, दूर का हम लोग क्लियरली देख सकते हैं लेकिन हम लोग नज़दीक का नहीं देख पाते हैं। इसमें क्या होता है, इमेज रेटिना के सामने फॉर्म होता है, रेटिना पे फॉर्म होने की जगह रेटिना के आगे फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, रेटिना के पीछे इमेज फॉर्म हो रहा है। तो दोनों भी केस में करेक्टिव लेंस कैसे लगेंगे, इसमें हम लोगों को दूर पहुंचाना है इमेज को, इसलिए हम लोग डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। डाइवर्जिंग लेंस यानी कौन सा लेंस, कॉन्केव लेंस। इस केस में हम लोग
कॉन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दूर जा रहा है ऑब्वियसली इमेज, तो उसको नजदीक लाने के लिए कौन लगेगा? कॉन्वर्जिंग लेंस, विच इज कॉन्वेक्स लेंस। अब एक और चीज को हम लोगों को स्टडी करना है स्टूडेंट्स, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया यानी क्या? आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोगों को चश्मे लगते हैं तो हम लोग को क्या बोलते हैं कि तुम लोग तो इतने छोटे हो, तुम लोगों को अभी चश्मे लग गए, है ना? क्योंकि चश्मे यूजुअली एक एज के बाद लगते हैं, यूजुअली 40s या 50s में जब हम लोग चले जाते हैं तो हमारी आंखों का जो सिलरी मसल्स होती हैं उनका जो एकोमोडेशन का पावर होता है वो अपने आप से कम होने लग जाता है एज के साथ। तो उस टाइम पे हम लोगों को प्रेसबायोपिया देखने को मिलता है, यानी कि नजदीक और दूर दोनों के विजन में थोड़ा थोड़ा डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है। आप लोग देखते होंगे ना कि जो बड़े एज के लोग चश्मे पहनते हैं उनका चश्मा कैसा होता है? बाइफोकल लेंथ होता है, मतलब ऊपर चश्मा अलग होता है और नीचे देखने का चश्मा अलग बना होता है। तो वो जो नीचे का बना हुआ होता है ना, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, और जो ऊपर का होता है फॉर लॉन्ग साइटेडनेस, एंड जो ऊपर का बना होता है दैट इज कॉन्केव लेंस फॉर शॉर्ट साइटेडनेस। यानी प्रेसबायोपिया में क्या होता है कि एक एज में आने के बाद आपको नजदीक और दूर दोनों का देखने में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होने लगती है। इसलिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो कैसे लेंस प्रेस्क्राइब करते हैं, विच आर बाइफोकल, जो कि कॉन्वेक्स भी होते हैं, कॉनकेव भी होते हैं, ताकि हम लोगों को नजदीक और दूर के लिए दो अलग अलग चश्मे न लेने पड़े। ओके, सो दीज वर ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। इसके अलावा भी काफ़ी सारे डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कैटरैक्ट वगैरह, आप लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों को वो सब स्टडी करने की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम लोगों ने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, यानी कि ह्यूमन आई वाला जो सेक्शन था, वो हम लोग कम्प्लीटली स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोगों को बात करनी है द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। कलरफुल वर्ल्ड में क्या क्या स्टडी करना है हमें? रेनबो का फॉर्मेशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, या फिर सनराइज और सनसेट के वक्त जो हम लोगों को एक रेडिश कलर देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें स्टडी करने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक फेनोमेना स्टडी करने हैं, जो कि रेनबो का फॉर्मेशन या जो भी कुछ है उन सारी चीज़ों को स्टडी करने में मदद करेंगे। तो पहले हम लोग ये 3 फेनोमेनास को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट? जब लाइट का कोई भी एक रे इस ढंग से जा रहा है और वो यहाँ पे कोई एक डस्ट पार्टिकल से या किसी भी टाइनी पार्टिकल से टकराता है, तो वो अपना पाथ चेंज कर लेता है, स्प्रेड हो जाता है। यहाँ से कोई एक रे ऑफ लाइट आई, यहाँ चली गई टकरा करके, ठीक है? यहाँ से कोई एक रे ऑफ लाइट आई, इस साइड चली गई। यानी क्या है बेसिकली स्कैटरिंग? इट इज द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट when it is made to incident on some tiny particle या when it falls on a tiny particle, ठीक है? स्कैटरिंग बेसिकली क्या है? लाइट ऐसे जा रही है, बीच में कोई ना कोई एक ऑब्स्टिकल आया, कोई एक टाइनी पार्टिकल आया, तो लाइट क्या करती है? मुड़ जाती है, स्प्रेड हो जाती है, उसी को कहेंगे हम लोग स्कैटरिंग। ओके, अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वाला चैप्टर स्टडी किया होगा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के ऊपर, तो आप लोगों को बढ़िया से पता होगा कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन क्या होता है बेसिकली? इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पर तो लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन, लिख लेते हैं हम लोग, लेकिन मैंने जो डेफिनेशन बोली दैट वाज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों? बिकॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन। कैसे स्टडी करते हैं? सपोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सबसे एक महत्व का कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? कि लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है? लाइट ने हमेशा कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना है स्टूडेंट्स? फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। सपोज यहाँ पर ले लो आप, ग्लास है, यहाँ एयर है, या यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग वाटर है, इधर एयर है, ठीक है? यहाँ से कोई एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है इस ढंग से, तो यहाँ हम लोग बनाएंगे क्या?
नॉर्मल बना लिया हम लोगों ने। दिस इज आवर इंसिडेंट रे। अब जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है तो वो कहाँ बेंड करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट ऐसे जाने की बजाय ऐसे गई है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हम लोगों का, रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगा, बराबर। तो अब यहाँ देख लो स्टूडेंट्स, जब हम लोग एक एक एंगल, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको मैं इंक्रीज करते जाती हूँ। सपोज ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, अब मैंने यहाँ ले लिया एक एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरा कोई, ये इतना बड़ा सा, तो रिफ्रैक्टेड रे हमारा कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर मैं ऐसे ही करती गई और हमारे रिफ्रैक्टेड रे और कंडीशन से सी आती गई, तो एक ना एक इंसिडेंट रे ऐसी आएगी, कैसी आएगी, जो कि ये जो सरफेस है, जो बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम है, उधर से जाएगी। समझ पा रहे हो आप? पहले मैंने क्या किया, एक इंसिडेंट रे ली, यहां से वो इंसिडेंट हुई, यहां से रिफ्रैक्टेड रे गई। दूसरी ली, मैंने क्या किया, इंसिडेंट एंगल जो है उसको मैं इंक्रीज करती गई। अब ये इधर इधर तो मूव कर रही है रे, लेकिन अब कोई ना कोई एक पॉइंट आएगा ना कि ये रे जो है इसके ऐसे पैरेलल आ जाएगी, तो ये मीडियम सेपरेटिंग, बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम्स को ऐसे करके जाएगी, एकदम चिटक के जाएगी। तो वो वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा स्टूडेंट्स, वो वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, दैट विल बी कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्या कहलाएगा वो, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। अब मेन बात, अगर मैं उस क्रिटिकल एंगल से बड़ा इंसिडेंट रे लेती हूँ, क्या कहा मैंने, ये जो क्रिटिकल एंगल है, जब क्रिटिकल एंगल होगा तब आर कैसा होगा, नॉर्मल से 90 डिग्रीज पे जाएगा। अगर आपको ये डायग्राम में समझ नहीं आता है तो मैं यहाँ पे वापस से निकालती हूँ। यहाँ पे देख लो, यहाँ क्या है, डेंसर मीडियम वाटर है, रेयरर मीडियम एयर है। यहाँ से कोई एक रे ऑफ लाइट गई, इस ढंग से नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक ऐसी कोई रे गई जिसके कारण क्या हुआ कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इस ढंग से जाता है, ठीक है। यानी कि वो 90 डिग्रीज पे है, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। कौन, रिफ्रैक्टेड रे। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को हम लोग कहेंगे क्रिटिकल एंगल। अब ध्यान से सुनना कि अगर मैं इस एंगल से भी कोई बड़ा एंगल लेती हूँ जो कि है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा, यहाँ पे ले लिया भाई मैंने, ठीक है। तो अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये पता है कहाँ से जाएगी, ऐसे चली जाएगी, मतलब ये उसी मीडियम में फिर वापस आ गई। ये एयर में गई ही नहीं, ये लाइट की रे जो मैंने यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट की वो इधर वापस से वाटर में ही आ गई। इसको कहेंगे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हुआ। तो बाउंसिंग बैक को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बट इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हमें बात करनी है स्टूडेंट्स डिस्पर्जन के बारे में। तो डिस्पर्जन यानी क्या, अभी देखो लाइट हम लोगों को पता है, व्हाइट लाइट जो होती है इट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। जब व्हाइट लाइट अपने आप को तोड़ती है, अपने आप को स्प्लिट करती है इनटू 7 कलर्स, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन। तो आप लोगों को होप ये तीनों भी फेनोमेनॉस समझ में आए होंगे। सबसे पहले हम लोगों ने स्टडी किया स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट इज स्प्रेडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट और इट फॉल्स ऑन सम टाइनी पार्टिकल, सो इट चेंजेस इट्स पाथ एंड इट स्प्रेड्स, ठीक है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी क्या, जब भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा इंसिडेंट एंगल हम लोग लेते हैं तो वापस से इसी मीडियम में आ जाती है लाइट। दूसरी चीज क्या, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन यानी क्या कि जब व्हाइट लाइट अपने आप को तोड़ती है, अपने आप को स्प्लिट करती है इनटू 7 डिफरेंट कलर्स,
दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। स्टूडेंट्स, हम लोगों को स्टडी करना है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। होप आप लोगों को प्रिज्म का मतलब पता होगा, प्रिज्म कैसा दिखता है। अगर नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों के लिए एक इमेज अटैच कर दूंगी ताकि आप लोग देख सको। देखो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ से क्या व्हाइट लाइट एंटर कर रही है। हम लोगों ने व्हाइट लाइट को प्रिज्म की एक साइड से हम लोगों ने उस पर इंसिडेंट किया। अब ये लाइट ऐसे जा रही है, दैट मीन्स इसका पाथ ऐसा कुछ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लाइट ऐसे न जा करके क्या करती है, यहाँ पे लाइट स्प्लिट कर जाती है इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो यहाँ से ढेर सारे कलर्स में लाइट स्प्लिट कर जाती है। सबसे ऊपर कौन रहेगा, सबसे ऊपर रेड कलर रहेगा। कितने कलर्स होते हैं हम लोगों को पता है, ये चीज आप लोगों ने एकदम याद रख लेनी है, क्योंकि यहाँ पे जब आप ऐसे डायग्राम बनाओगे या फिर आप लोगों को आगे भी काफी ज्यादा काम में आएगी ये एक्रोनिम, तो आप लोगों ने याद रख लेना है। सबसे ऊपर रहेगा रेड कलर, फिर ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, इंडिगो, फिर यहाँ सबसे नीचे होगा वॉयलेट कलर। ठीक है, तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सारे जो कलर्स हैं उनकी जो लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू यानी क्या, वेवलेंथ का वैल्यू सबका अलग अलग है। जहाँ पे सबसे ज्यादा लैम्डा का वैल्यू किसका है, रेड कलर का, और सबसे कम लैम्डा का वैल्यू किसका है, वॉयलेट कलर का। तो वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा अपना पाथ चेंज करता है और रेड कलर ज्यादा बेंड नहीं करता। बेंड इसने भी किया, ये देखो यहाँ से यहाँ तक इसने भी बेंड किया, लेकिन रेड कलर का जो बेंडिंग है वो ज्यादा नहीं होता। वाई, बिकॉज उसका जो वेवलेंथ है वो बड़ा है, लेकिन वॉयलेट का छोटा है, इसलिए उसने ज्यादा बेंडिंग दिखाई यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। अलग अलग वेवलेंथ की वैल्यू होने के कारण अलग अलग हम लोगों को कलर्स दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर क्या क्या हम लोगों ने प्रिज्म लिया, व्हाइट लाइट इंसिडेंट की। व्हाइट लाइट में हम लोगों को पता है कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। यहाँ पर डिस्पर्जन हुआ, डिस्पर्जन यानी क्या, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट कलर्स। तो यहाँ पर व्हाइट लाइट अपने 7 कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई और यहाँ पर हम लोगों को एक स्पेक्ट्रम देखने को मिला। ठीक है, जहाँ पे सबसे ऊपर हम लोगों ने देखा कौन है, रेड है, सबसे नीचे कौन है, वॉयलेट है। वाई, बिकॉज रेड का बेंडिंग कम हुआ। रेड कलर का जो बेंडिंग है दैट इज लेस बेंडिंग, और वॉयलेट कलर का जो बेंडिंग है दैट इज मोर। ओके, और इसका उल्टा आ जाएगा, रेड का जो है वेवलेंथ क्या है, बड़ा है, इसका वेवलेंथ कैसा है, छोटा है। ठीक है, सो दिस इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कंपोनेंट कलर्स बाय ग्लास प्रिज्म। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर 2 ट्रायंगुलर शेप का कुछ रखा हुआ है, क्या है ये, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको कहेंगे हम लोग रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने 2 प्रिज्म लिए और एक साइड से उसने क्या किया, यहाँ पर व्हाइट लाइट को इंसिडेंट किया। 2 एक ही जैसे प्रिज्म लिए, उनको ऐसे साइड बाय साइड रखा और व्हाइट लाइट को यहाँ से इंसिडेंट किया। तो यहाँ तक का तो हम लोगों को पता है क्या होगा, सेम चल रहा है, व्हाइट लाइट पड़ी यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 कंपोनेंट कलर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। यहाँ कौन आएगा, रेड आएगा, यहाँ कौन आएगा, वॉयलेट आएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से जब लाइट, यहाँ पे ये वाली लाइट इंसिडेंट हुई, ये पूरा स्पेक्ट्रम दूसरे वाले प्रिज्म पे जाकर के गिरता है, तो क्या होता है, ये जो भी स्पेक्ट्रम है पूरा, वापस से इधर से कौन निकलता है, व्हाइट लाइट ही निकलती है। मतलब पहले क्या हुआ कि व्हाइट लाइट स्प्लिट की 7 कंपोनेंट्स में, फिर ये 7 कंपोनेंट्स रिकम्बाइन हुए किसमें, व्हाइट लाइट में। इससे न्यूटन को क्या समझ में आया कि जो व्हाइट लाइट है इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। ठीक है,
So this is all about students dispersion of white light by glass prism. इसी से रिलेटेड एक बीट है हम लोगों का रेनबो को लेकर के, लेकिन वो हम लोग स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स आने वाले लेक्चर में, यानी हमारे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के लेक्चर नंबर 2 में। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।